नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी बिहार जीविका का तैयारी करते हैं, उसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं रुक्मणी प्रकाशन का। ठीक है, जो भी साथी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की तैयारी करते हैं, वो दोनों लोग यहाँ से प्रैक्टिस एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा। बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर जो है प्रैक्टिस आपको मिलेगा। सभी क्वेश्चन का जो है विस्तृत हल के साथ मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मैथ रीजनिंग का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। यानी 70 का 70 क्वेश्चन जो है आपको विशेष आज जो है विस्तृत हल के साथ मिलेगा। तो अगर आप लोग बिहार जीविका की तैयारी करते हैं, तो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसी लेवल का एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है। एग्ज़ाम जो है वो सितंबर के लास्ट सप्ताह तक जो है वो होने का चांस है। तो आप लोग जो है जितना हो सके अभी से ही प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का जो है सलूशन करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को अच्छे तरीके से सलूशन करेंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, तो जल्दी से आप लोग लाइक करके सेशन को स्टार्ट कीजिए। और नए साथी जो भी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिहार जीविका का सभी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। यूनिक का भी 5 सेट अपलोड है। उसके बाद एक और जो है किरण का आया था, किरण का भी 3 सेट अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखें तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्री में सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी बुक का जो है ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक इस कोने में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इस बुक को या किसी भी बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। चलिए, प्रैक्टिस सेट 7 का प्रथम क्वेश्चन क्या है? तो प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, इसका जो है आंसर हो जाएगा राजीव मेमानी को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका स्थापना कब हुआ था? भारतीय उद्योग परिसंघ का स्थापना जो है 1895 में हुआ था। 1895 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन का हम लोग डीपली से सोल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक एक बार यहाँ से जरूर रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 72 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है? 72 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थाईलैंड के ओपाल सोचाता चुआंगसरी। थाईलैंड के ओपाल चुसाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, भारत के अब तक 6 महिलाओं को जो है 6 महिलाएं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीत चुकी है। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी भारतीय? तो रीता फाड़िया। रीता फाड़िया को जो है 1966 में जो है मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। ठीक है, और उसके बाद ऐश्वर्या राय को 1994 में, डायना हेडेन को 1997 में, युक्ता अमुखी को 1999 में, प्रियंका चोपड़ा का 2000 में और मानुषी छिल्लर को 2017 में जो है मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। यानी अब तक 6 भारतीय महिला को जो है मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर ओपाला सोचाता चुआंगसरी हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये थाईलैंड के रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यानी 2025 में कितने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा? तो दोस्तों, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी 15 नर्सों को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1973 में हुआ था। 1973 में हुआ था। ठीक है,
1973 में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो था, इसको लेडी विद द लैंप भी कहते हैं। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? कौन सा योजना 2006 में शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये मनरेगा हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसको 9 में मनरेगा किया गया था, लेकिन ये 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, 2005 में नरेगा के नाम से पारित हुआ था। ठीक है, और 2006 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसी को 2009 में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया था, यानी लास्ट में जो है 2009 में इसको महात्मा गांधी नाम जो है इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत हुआ था। इस योजना का उद्देश्य था कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। जो बीपीएल परिवार है उसको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है, तो ऑप्शन इसका ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? इल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों 1980 से लेकर 1980 से 1984 तक किसका कार्यकाल रहा? तो लॉर्ड रिपन का। ठीक है, 1980 से 1980 से 1880 से 84 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा। और इसी के समय जो है इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ था। इस बिल में जो था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है वो अंग्रेज का सुनवाई नहीं कर सकता है, लेकिन लॉर्ड रिपन जो था वो कह रहा था कि यानी भारतीय जज जो है वो शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के कारण जो है लॉर्ड रिपन भी जो है अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इल्बर्ट बिल के विवाद के समय वायसराय लॉर्ड रिपन था। ठीक है, चलिए वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? जल्दी से बताइए। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। इसका एक बुक था आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ पुस्तक से जो है वंदे मातरम लिया गया था। आनंद मठ पुस्तक से ही जो है वंदे मातरम लिया गया था। आनंद मठ जो है प्रकाशित कब हुआ था? तो 1882 में। ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो पहली बार 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। और ये कब लिखे थे? तो 1901 में लिखे थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन भी सबसे पहले भारत में किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था कि प्रत्येक व्यक्ति का आय जो है वो 20 रुपया है। ठीक है, ये कौन आकलन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सार्क का फुल फॉर्म तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1885 को हुआ था। ठीक है, एक मिनट। सार्क 1985 हो जाएगा। उस समय भारत आज़ाद भी नहीं था। ठीक है, यानी 1985 हो जाएगा। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। कहाँ? तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसमें वर्तमान में 8 देश है, 8 सदस्य देश है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सबसे पहले नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? यानी कौन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, यानी रेड क्रॉस जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी नहीं है। रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ था, 1863 में हुआ था। इसको अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है विश्व शांति के लिए, 1917 में, 1944 में और 1963 में, ये 3 बार नोबेल पुरस्कार इसको मिल चुका है। रेड क्रॉस जो है 8 मई को स्थापना दिवस अपना मनाता है, यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1919 को इसका स्थापना हुआ था, ILO को, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका स्थापना 1948 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 को हुआ था, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं, WHO का स्थापना 1948 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस का हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जो एक बंद तरल पदार्थ में दाब संचरण से संबंधित है? नहीं, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है या हाइड्रोलिक ब्रेक एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत का जो महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों गगनयान जो है वो भारत के इसरो के द्वारा जो है ये पहला मिशन है, भारत का इसरो का ये पहला मिशन है गगनयान, ठीक है। इस यान के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है पृथ्वी से 400 किलोमीटर के ऊपर जो है भेजा जाएगा, ठीक है। पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित वापस लाना। इन 400 किलोमीटर के ऊपर जो है भेजेगा और फिर सुरक्षित वापस लाना, ठीक है। ये गगनयान मिशन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ड्रिप सिंचाई योजना का महत्वपूर्ण लाभ क्या हो जाएगा? दोस्तों मान से ड्रिप सिंचाई में ये पेड़ है तो पेड़ की जड़ में जो है पानी देना, इसी को हम लोग ड्रिप सिंचाई कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पानी को सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाकर पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना, यानी जड़ तक पानी को पहुंचाकर पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना, इसी को ड्रिप सिंचाई कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभकरण का नाम क्या है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभकर का जो है वो नाम क्या है? तो दोस्तों ये विराज हो जाएगा, ऑप्शन ए विराज हो जाएगा। और ये 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और हाँ, इसका अनावरण किसने किया था? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभकरण जो विराज था इसका जो है अनावरण किया था, ठीक है। दोस्तों विश्व पैरा एथलेटिक्स जो है इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो इसको यानी विश्व पैरा एथलेटिक्स का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो कंगना रनौत को बनाया गया था, ठीक है। कंगना रनौत को जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार सरकार के अंतर्गत खेल विभाग का गठन कब किया गया था? बिहार सरकार के द्वारा खेल विभाग का गठन कब किया गया था? तो 9 जनवरी 2024 को बिहार सरकार के द्वारा खेल विभाग का गठन किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में जो है वो बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र मेहता। वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री जो है वो सुरेंद्र मेहता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। तो हम लोग मैथ और रीजनिंग लास्ट में बनाएंगे। उससे पहले 20-20 क्वेश्चन दोनों पदों के लिए जो दिया गया है, ठीक है, दोनों पदों के लिए, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जॉब लेना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसी पर जो है आप लोग का मेरिट बनेगा, ठीक है। नहीं, अगर आप लोग 20 में 18 नंबर लाते हैं तो आप लोग का मेरिट जो है वो पक्का बनेगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है सिर्फ 70 नंबर का हो रहा है। तो 70 नंबर में अगर आप लोग अच्छा स्कोर नहीं लाएंगे तो मेरिट बनने में जो है वो कम जो है चांस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दोनों पदों के लिए सिलेबस सेम है, तो दोनों पदों के लिए जो विद्यार्थी है वो दोनों आदमी जो है यहाँ से अच्छे तरीके से रिविजन जो है जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है कोऑर्डिनेटर का जो है यानी 4 एरिया कोऑर्डिनेटर, ठीक है, 4 एरिया कोऑर्डिनेटर का जो है क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो दोनों के लिए सेम सिलेबस है, तो दोनों आदमी यहाँ से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक CLF
संकुल स्तरीय संघ अपने क्षेत्र में एक सामूहिक विपणन, यह विपणन है, उद्यम स्थापित करना चाहता है। उद्यम की विफलता के लिए सबसे बड़ा संस्थागत जोखिम क्या होगा? यानी उद्यम को विफलता के लिए सबसे बड़ा संस्थागत जोखिम क्या है? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से इसका जो है आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सदस्य के बीच विश्वास की कमी और साइड सेलिंग की प्रवृत्ति जिससे एकत्रीकरण कमजोर होता है। सदस्य के बीच विश्वास की कमी और साइड सेलिंग की प्रवृत्ति जिससे एकत्रीकरण कमजोर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी साथी अगर चाहते हैं पीडीएफ से रिवीजन करना या टेस्ट देना, तो उसके लिए एक सिलेक्शन बैच जो है वो लॉन्च हो गया है। ठीक है, आपको इस बैच में पहले टेस्ट के लिए पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग टेस्ट जो है दे सकते हैं। उसके बाद उस टेस्ट का जो है आंसर आपको साथ ही मिल जाएगा, सोल्यूशन जो है वो साथ मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आपको अगर कोई डाउट होता है तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है उस टेस्ट का जो है उस पीडीएफ का फिर हाईलाइट आंसर भी मिल जाएगा, हाईलाइट आंसर भी मिल जाएगा, जो कि आप लास्ट में रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो जो भी साथी इच्छुक है वो इस बैच में शामिल हो सकते हैं। बहुत साथी अभी तक जो है इस बैच में शामिल हो गए हैं। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए या मैसेज कीजिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। वहाँ से जो है आपको सारा जो है डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा इस बैच के लिए। ठीक है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस बैच में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 200 प्लस मॉडल सेट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। हर दिन 2 सेट मिलेगा, एक सुबह और एक शाम। ठीक है, 2 सेट मिलेगा सोल्यूशन के साथ। उसके बाद दोनों सेट का जो है हाईलाइट आंसर मिलेगा, जो कि आपको कम से कम समय में आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जो है अच्छे स्कोर यहाँ से जो है आ सकता है, क्योंकि अगर आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा उतना जो है वो फायदा होगा। ठीक है, तो पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो मात्र 99 में जो है इस बैच में आप लोग शामिल हो सकते हैं। इसका जो वैलिडिटी है वो अभी से लेकर एग्जाम तक है। तो आप लोग एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा इस बैच को लेना। ठीक है, आपको सारे पीडीएफ जो है मिलेगा, क्लास नोट मिलेगा, जो भी बुक न्यू आएगा वो सभी का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा इस ग्रुप में, सिर्फ एक बार पेमेंट करने पर। ठीक है, तो जो भी साथी इच्छुक है वो इस बैच में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार का जो है आंसर क्लिक किया हुआ आंसर क्लिक किया हुआ पीडीएफ भी मिलेगा, जो कि आप लोग एग्जाम के समय रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत बनाई गई एक संपत्ति जैसे कि तालाब को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत प्रचारित एक आजीविका गतिविधि जैसे मछली पालन हो गया के बीच अभिसरण को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के उपयोग और रखरखाव के लिए एक स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था जैसे कि SG स्वयं सहायता समूह को तालाब पट्टे पर देना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन के संदर्भ में एक स्वयं सहायता समूह SHG के लिए बैंक खाते तक पहुंच और बीमा तक पहुंच के बीच क्या रणनीति अंतर है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक खाता तरलता और पूंजी निर्माण का प्रबंधन करता है, जबकि बीमा अप्रत्याशित झटकों के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। बैंक खाता तरलता और पूंजी निर्माण का प्रबंधन करता है, जबकि बैंक अप्रत्याशित झटकों के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की एक ग्राम संगठन एक ग्राम संगठन यानी VO की सामाजिक कार्य समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो आय सृजन समिति से अलग करता है, जो आय सृजन समिति को अलग करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह और शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर समुदाय को संगठित और जागरूक करना। लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह, शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर समुदाय को संगठित करना और जागरूक करना। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार में जीविका द्वारा प्रचारित सामुदायिक संस्था और पारंपरिक पंचायती राज संस्था के बीच रचनात्मक तनाव का सबसे सकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PRI द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सामुदायिक संस्था द्वारा बढ़ी हुई जवाबदेही और मांग का निर्माण करना। PRI द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सामुदायिक संस्था और बढ़ी हुई जवाबदेही और मांग की निर्माण करना। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक किसान उत्पादक संगठन जो अक्सर CLF द्वारा प्रचारित किया जाता है और एक समान SHG से किस प्रकार भिन्न होता है?
एक किसान उत्पादक संगठन जो अक्सर CLF द्वारा प्रचारित किया जाता है, जो सामान्यतः स्वयं सहायता समूह से किस प्रकार भिन्न होता है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए FPO यानी किसान उत्पादक संगठन का प्राथमिक ध्यान पैमाने की अर्थव्यवस्था और बाजार में सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने पर होता है, जबकि स्वयं सहायता समूह का प्रारंभिक ध्यान बचत और आंतरिक ऋण पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत एक लाभार्थी के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट का चरण समाप्त करने का निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड क्या होना चाहिए? सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत एक लाभार्थी के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट का चरण समाप्त करने का निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाभार्थी का आत्मविश्वास और एजेंसी का स्तर, जहां वे झटकों का सामना करने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्वयं सहायता समूह की बैठक रजिस्टर में लिखे गए प्रस्तावों का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्वयं सहायता समूह की बैठक रजिस्टर के लिए रजिस्टर में लिखे गए प्रस्तावों का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह की निर्णय लेने की प्रक्रिया, शासन की गुणवत्ता और भविष्य की योजनाओं को समझने के लिए। समूह का निर्णय लेने की प्रक्रिया, शासन की गुणवत्ता और भविष्य की योजनाओं को समझने के लिए हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गैर कृषि क्षेत्र में एक सफल उद्यम जैसे कि सिलाई की दुकान को ऑफ फॉर्म रोजगार जैसे निर्माण मजदूर की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक फायदेमंद क्यों माना जाता है? गैर कृषि क्षेत्र में एक सफल उद्यम को ऑफ फॉर्म रोजगार की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक फायदेमंद क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्थानीय स्तर पर धन का संचालन करता है, अतिरिक्त रोजगार पैदा करता है और स्थानीय नियंत्रण को बढ़ावा देता है, जबकि ऑफ फॉर्म आय अक्सर बाहर खर्च हो जाती है, यानी ऑफ फॉर्म जो है अक्सर बाहर खर्च हो जाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क का दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव क्या है जो तत्काल कनेक्टिविटी लाभ से परे हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क का दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव क्या है जो तत्काल कनेक्टिविटी लाभ से परे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि विविधीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा तक बेहतर पहुंच और गैर कृषि रोजगार के अवसरों को सृजन। कृषि विविधीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा तक बेहतर पहुंच और गैर कृषि रोजगार के अवसर का सृजन, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब एक CLF अपने सदस्य VO के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है तो वित्तीय प्रदर्शन के अलावा सामाजिक प्रदर्शन का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? तो सबसे अच्छा जो संकेतक है वो भी हो जाएगा यानी हाशिए पर मौजूद परिवारों को शामिल करने और उनकी आवाज़ों को महत्व देने में VO की सफलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वयं सहायता समूह सदस्य के लिए बजटिंग केवल खर्चों को लिखने से कहीं अधिक है, इसका सबसे सशक्त पहलू क्या है? एक स्वयं सहायता समूह सदस्य के लिए बजटिंग के केवल खर्चों को लिखने से कहीं अधिक है, इसका सबसे सशक्त पहलू क्या है? तो इसका सबसे सशक्त पहलू है कि यह भविष्य के खर्चों का अनुमान लगाने और वित्तीय लक्ष्य के लिए योजना बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे वित्तीय नियंत्रण की भावना पैदा होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM किसान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? PM किसान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दृष्टिकोण में जो है क्या अंतर है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PM किसान व्यक्तिगत किसान को सीधे आय सहायता प्रदान करता है, जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के लिए धन आवंटित करने में लचीलापन देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सफल आजीविका हस्तक्षेप में बाजार संचालित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन शुरू करने से पहले बाजार में मांग, मूल्य और गुणवत्ता मानकों की पहचान करना। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिजिटल वित्तीय साक्षरता में केवल ऐप का उपयोग सिखाने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या शामिल होना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है पासवर्ड सुरक्षा, धोखाधड़ी की पहचान और डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत एक लाभार्थी का चयन करते समय उद्यमशीलता की मानसिकता मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत एक लाभार्थी के चयन करते समय उद्यमशीलता की मानसिकता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक विचार की व्यवहार्यता, जोखिम लेने की परिकलित क्षमता और दृढ़ता का प्रदर्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहकारी समिति, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समिति के एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत का शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सहकारी समिति के एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत का शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक लोकतांत्रिक संरचना सुनिश्चित करता है जहां निर्णय लेने की शक्ति शेयरधारिता की बजाय सदस्य पर आधारित होती है। यह एक लोकतांत्रिक संरचना सुनिश्चित करता है जहां निर्णय लेने की शक्ति शेयरधारिता के बजाय सदस्य पर आधारित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमए यानी प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत घर के निर्माण के साथ शौचालय, बिजली और पानी जैसे अन्य योजनाओं के अभिसरण पर जोर क्यों दिया जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास केवल आश्रम यानी आश्रय ना हो बल्कि एक गरिमापूर्ण और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करें। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास केवल आश्रय ना हो बल्कि एक गरिमापूर्ण और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करें। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लस्टर में जहां अधिकांश स्वयंसहायता समूह परिपक्व और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एक एरिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका कैसे बदलनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूमिका एक प्रत्यक्ष प्रशिक्षक से एक ऐसे सूत्रधार में बदलनी चाहिए जो उच्च स्तरीय लिंकेज जैसे एफपीओ निर्माण मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक से पहला ऋण प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्यों है जो केवल धन प्राप्त करने से परे है? एक स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक से पहला ऋण प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्यों है जो केवल धन प्राप्त करने से परे है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक समूह की शाखा को स्थापित करता है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ उसके संबंध को मान्य करता है, जिससे भविष्य में बड़े अवसरों के द्वार खुलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ से चालू होता है फॉर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के अलावा पंचायती राज संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका क्या है? आर्थिक विकास के अलावा पंचायती राज संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक न्याय और स्थानीय शासन में वंचित समुदाय का समावेश सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब एक नया स्वयं सहायता समूह बनता है तो एक समुदाय समन्वयक को सबसे पहले किस बात पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियमित बैठकों और लगातार बचत के महत्व को स्थापित करना। नियमित बैठक और लगातार बचत को महत्व को स्थापित करना, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल योजना जो है, दीनदयाल योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मुख्य अंतर क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दीनदयाल योजना जो है इसका ध्यान स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामूहिक आजीविका को बढ़ावा देने पर है, जबकि उद्यमी योजना मुख्य रूप से व्यक्तिगत उद्यमिता का समर्थन करती है। यानी जो उद्यमी योजना है वो व्यक्तिगत उद्यमिता को समर्थन करती है और दीनदयाल योजना जो है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामूहिक आजीविका को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व का क्या अर्थ है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व का क्या अर्थ है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ और औपचारिक अनुबंधों का अभाव। अधिकांश श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ और औपचारिक अनुबंधों का अभाव हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज मॉडल सूक्ष्म ऋण का एक रूप है। सूक्ष्म ऋण का मूल विचार क्या है? सूक्ष्म ऋण का जो है मूल विचार क्या है? तो गरीब लोगों को छोटे ऋण राशि प्रदान करना जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। गरीबी रेखाओं को छोटे ऋण राशि प्रदान करना जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घर का स्वामित्व मुख्य रूप से किसे दिया जाता है या सह स्वामित्व में किसे शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घर का स्वामित्व मुख्य रूप से किसे दिया जाता है या सह स्वामित्व में किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार की महिलाओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुधन आधारित आजीविकाओं में कृषि की तुलना में एक विशिष्ट महत्वपूर्ण जोखिम क्या है। पशुधन आधारित आजीविकाओं में कृषि की तुलना में एक विशिष्ट महत्वपूर्ण जोखिम क्या है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बीमारी के कारण एक ही जानवर की मृत्यु से भारी वित्तीय हानि। बीमारी के कारण एक ही जानवर की मृत्यु से भारी वित्तीय हानि, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाना अनिवार्य है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाना चाहिए, भुगतान कैसे किया जाना चाहिए। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में। सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में जो है भुगतान करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जीविका का मॉडल सामुदायिक कार्यकर्ताओं जैसे कि सामुदायिक मोबिलाइजर पर बहुत अधिक निर्भर करता है, उनकी प्राथमिक भूमिका क्या है। जीविका का मॉडल सामुदायिक कार्यकर्ताओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है, उनकी प्राथमिक भूमिका क्या है। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमीन स्तर पर स्वयं सहायता समूह को नियमित सहायता प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना। जमीन स्तर पर स्वयं सहायता समूह को नियमित सहायता प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। बिहार की कौशल युवा प्रोग्राम KYP में सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि संचार कौशल पर क्यों जोर दिया जाता है। तो सॉफ्ट स्किल पर क्यों जोर दिया जाता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तकनीकी क्षमता के बावजूद नौकरी पाने और बनाए रखने के लिए ये कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक गांव पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक गांव पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। तो कृषि उपज के लिए बाजारों तक बेहतर पहुंच और बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा प्रदान करना। कृषि उपज के लिए बाजारों तक बेहतर पहुंच और बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वयं सहायता समूह के भीतर लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व के संबंध में किस प्रथा को प्रोत्साहित किया जाता है। एक स्वयं सहायता समूह के भीतर लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व के संबंध में किस प्रथा को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेताओं को नियमित रोटेशन। ठीक है, नेताओं को नियमित बदलना, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के ग्रेजुएशन अप्रोच में सहायता का एक पैकेज प्रदान करना शामिल है। इस पैकेज का एक प्रमुख घटक क्या है। तो इस पैकेज का एक प्रमुख घटक है कि एक संपत्ति का हस्तांतरण और गहन मार्गदर्शन सहायता देना। एक संपत्ति का हस्तांतरण और गहन मार्गदर्शन सहायता देना, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य नहीं है, यानी कौन ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय रक्षा नीति को लागू करना। राष्ट्रीय रक्षा नीति को लागू करना ये ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य नहीं है। नेक्स्ट है स्थानीय सड़क और नालियों का रखरखाव, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। पेयजल की व्यवस्था करना, ये भी कार्य है। ठीक है, उसके बाद सरकारी योजनाओं को लाभार्थी यानी सरकारी योजना के लाभार्थियों की पहचान करना, ये भी जो है वो ग्राम पंचायत का ही कार्य है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। एक ग्रामीण द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसे भेजना पाठ्यक्रम में उल्लिखित किस अवधारणा का एक उदाहरण है। इन्हें एक ग्रामीण द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसे भेजना पाठ्यक्रम में उल्लिखित किस अवधारणा का एक उदाहरण है। तो हो जाएगा दोस्तों ये डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BPL परिवारों के निराश्रित व्यक्ति जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति शामिल है। BPL परिवारों के निराश्रित व्यक्तियां जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समुदाय समन्वयक का लक्ष्य एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना।
उसे पशुपालन के लिए ऋण दिलाना, उसकी बुजुर्ग माँ के लिए एनएसएपी के तहत पेंशन सुनिश्चित करना और उसके पति को मनरेगा के तहत काम दिलाना, या समग्र दृष्टिकोण क्या हासिल करना चाहता है? तो ये सभी योजना जो है वो क्या हासिल करना चाहता है? तो दोस्तों परिवार स्तर पर गरीबी में कमी और सशक्तिकरण, परिवार स्तर पर गरीबी में कमी और सशक्तिकरण हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय संघ वीओ और सीएलएफ की वित्त से परे एक प्रमुख भूमिका क्या है? तो एक प्रमुख भूमिका है कि सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ वकालत करना, सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ वकालत करना, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक प्रमुख विशेषता क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह राज्य को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त कृषि योजनाओं को चुनने और लागू करने की सुविधा प्रदान करती है। यह राज्य को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त कृषि योजनाओं को चुनने और लागू करने की सुविधा प्रदान करती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है? बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है? तो उद्यमिता और स्वरोजगार, उद्यमिता और स्वरोजगार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से, ठीक है, दोनों पदों के लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन वो समान है, तो आप दोनों लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? ईमेल मैसेज कंपोज करते समय क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो ओसीसी हो जाएगा, यानी ओसीसी का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं आता है, ओसीसी का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं आता है। ठीक है, फ्रॉम आता है, टू आता है, सीसी आता है, लेकिन ओसीसी जो है इसका एड्रेस कहीं पर भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, कितना प्रॉब्लम दे रहा है सिस्टम। क्वेश्चन है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका भी है, ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्टिकल मार्क पहचान हो जाएगा। ठीक है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रेन हो जाएगा, फोर्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? तो मॉनिटर में जो है 80 अक्षर और 24 लाइन शामिल होते हैं, मॉनिटर में 80 अक्षर और 24 लाइन शामिल होती है। चलिए प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों बग कहते हैं, ऑप्शन इसका ही हो जाएगा बग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वेब फोल्डर का क्या काम है? वेब फोल्डर का काम है कि फाइलों को नेट पर स्टोर करने का, फाइलों को नेट पर स्टोर करने का वेब फोल्डर का काम है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? तो हो जाएगा कंट्रोल+V हो जाएगा। एक ईबी किसके बराबर होता है? तो एक ईबी जो है, ईबी ये 1024 पीबी के बराबर होता है, 1024 पीबी के बराबर होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का बताइए, शॉर्टकट शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल-अल्ट और भी का उपयोग करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल-अल्ट और भी का उपयोग करते हैं, संपूर्ण बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल-अल्ट और भी का उपयोग करते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, पिछले 2-3 वीडियो में जो है आप लोग का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे काम कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो के पीछे जो है बहुत सारा मेहनत होता है, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं उसके बाद भी जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक जो है वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक बार सभी लोग
व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी आप लोग का सपोर्ट अच्छा खासा मिल सके, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग कहाँ पर है, तो 18 नंबर क्वेश्चन से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से है, चलिए कहा कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि देखिए एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपया है, यानी पूरे वर्ष का आय 600 रुपया है, तो उसकी पूंजी अज्ञात कीजिए, यानी उसका पूंजी जो है पूरे वर्ष का कितना है। तो पूंजी हम लोग मानेंगे x, यानी माना कि कुल पूंजी जो है कितना है, तो हम लोग x मानेंगे। x का जो है 2/3 भाग 6% की दर से दे रहा है, 6% की दर से दे रहा है। फिर 1/5 भाग, यानी x का 1/5 भाग जो है, और 1/5 भाग ये 10% की दर से जो है वो दे रहा है, निवेश कर रहा है, ठीक है। फिर शेष भाग यानी 2/3, उसके बाद 1/5, ये दोनों को योग यहाँ से निकालेंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 13/15, यानी टोटल 13/15 हो जाएगा। यहाँ से एक में से माइनस करेंगे तो यानी 2/15 बच जाएगा। तो कह रहा है शेष भाग, तो 2/15 हो जाएगा, 2 यहाँ से 15 निकल जाएगा, ठीक है। ये 2/15 जो है शेष भाग, यहाँ पे कह रहा है शेष भाग 15% की वार्षिक दर से, शेष भाग 15% के वार्षिक दर से जो है दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15% हो जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस सभी का जो है योग कितना है, तो 600 है, सभी का योग 600 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4x बट्टे प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 5 दूनी 10 है और प्रतिशत है, तो बट्टे 2/100 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2x बट्टे 100 हो जाएगा, प्लस 15 से 15 खत्म, तो 2x/100 हो जाएगा, 2x/100 बराबर 600 हो जाएगा। यानी यहाँ से x का मान जो है निकल जाएगा आपको 7500, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 7500, यानी कुल पूंजी जो है वो 7500 हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, टोटल योग 7500 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, x का मान 3 रखना है और y का मान 5 रखना है। तो यहाँ पे 5 गुने x का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, -3 और y का मान 5 है तो 5 देंगे। फिर नीचे में 10 है, x का मान 3 है, प्लस 6 है और y का मान 5 है, ठीक है। यहाँ से निकाल दीजिए, 5 15 -15 तो बटे 30 प्लस 30, ठीक है। देखिए ऊपर में 0 हो जाएगा, 15 से 15 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो टोटल मान जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल योग जो है 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है कि 5100 रुपया पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु 5100 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, और कोई वस्तु 10,200 रुपया में बेच रहा है। कह रहा है इस पर जो लाभ होगा, यानी इस पर जो लाभ होगा इसका जो है 50% हानि होगा, इसका 50% जो है वो हानि होगा, ठीक है। हानि होगा, 50% हानि होगा, यहाँ पे भी प्रतिशत है, ये हानि हो रहा है और ये लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों का योग यहाँ पे जुट जाएगा, तो 50/100 हो जाएगा, ठीक है, 1/2, यानी 1/x/2 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, यानी x का 50% है, x का 50% है, तो ये x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों का योग हो जाएगा। देखिए या इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, 5100 रुपया में बेच रहा है तो यहाँ पे हानि हो रहा है, तो हानि होगा, यानी इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो हानि x/2 हो रहा है, हानि x/2 हो रहा है, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 10,200 रुपया में बेच रहा है, 10,200 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहा है और लाभ हो रहा है, तो लाभ में से यानी विक्रय मूल्य से लाभ घटाएंगे तो यहाँ से भी क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो दोनों जो है वो क्रय मूल्य यहाँ से बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये x माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x/2 प्लस x बराबर, देखिए ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 10,200 में से 5100 माइनस कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3x/2, और यहाँ से 10,200 में से 5100 घटाइएगा तो 5100 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से जो है निकल जाएगा 5100 गुने 2/3, 17×3 = 51, ठीक है। 1700 गुने 2, तो यहाँ से x का मान 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। x का मान जो है वो 3400 निकल गया है। तो यहाँ पे 10,200 रुपया में बेचते हैं तो x प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यानी x लाभ हो रहा है, x प्रतिशत। तो x का मान 3400 आया है, ठीक है। x का मान 3400 आया है, तो 10,200 में से x अगर घटा देंगे, यानी 3400 घटा देंगे, तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और इस पर x लाभ हो रहा है। तो इसमें से x का मान 3400 घटा देंगे तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, 12 में 4 गया तो 8 और 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है। यानी 68 जो है 6800 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 6800 जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, 6800 क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में जो है आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए दंड आरेख 2011 से 2015 तक है, 2011 से 2015 तक ग्राफ बना हुआ है। 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत है, हज़ारों में है, ठीक है। डेटा दिखाता है कि 2013 में लैपटॉप वाई की कीमत और 2014 में लैपटॉप जेड की कीमत के बीच अंतर क्या हो जाएगा। देखिए 2013 में लैपटॉप वाई है और 2014 में लैपटॉप जेड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2013 में लैपटॉप वाई, 2013 में देखिए एक्स है, वाई है और जेड है, एक्स वाई जेड। 2013 में लैपटॉप एक्स वाई, 2013 में लैपटॉप वाई और 2014 में लैपटॉप जेड कहाँ है, तो यहाँ पर है, जेड है, तो जेड यहाँ पे है। करेक्ट, इसका अंतर कितना है, तो 17 में से 9 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, यानी ये दोनों का अंतर 8 है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 8000 हो जाएगा। प्रति हज़ार है तो इसमें 1000 नहीं दिया गया है, सिर्फ अंतर हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 4144 किलोमीटर दूर है। ए और बी है और कितना दूरी है, तो 4144 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। एक ट्रेन ए है और ये बी है। एक ट्रेन ए से बी के लिए हो, यानी ये ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होता है, उसी समय बी से ए के लिए भी एक ट्रेन दूसरा जो है वो रवाना होता है। दोनों ट्रेन जो है वो 37 घंटे के बाद मिलती है, दोनों ट्रेन जो है वो 37 घंटे के बाद मिलती है, यानी ए भी 37 घंटा चला है और बी भी 37 घंटा चला है, ठीक है। यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन, ए से जो बी की ओर जा रही है ट्रेन, वो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है। तो बी से ए तक जाने वाली ट्रेन की गति क्या हो जाएगा। देखिए दोनों 37 किलोमीटर चला है और ट्रेन ए का जो है वो चाल है 37.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 37.5 किलोमीटर ट्रेन ए का चाल है और ये जो है 37 घंटा चला है, ठीक है। ट्रेन बी का चाल एक्स मानेंगे, ट्रेन बी का चाल नहीं दिया गया है और कितने घंटा चला है, तो ये भी 37 घंटा चला है, ठीक है। टोटल दूरी जो है कितना है, तो 4144 है, ठीक है। टोटल दूरी 4144 है। तो यहाँ से जो है हो जाएगा, यानी दोनों का गुना कीजिएगा तो 1387.5 हो जाएगा, 1387.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। फिर ये 37x हो जाएगा, 37x हो जाएगा बराबर 4144, ठीक है। ये इधर आके माइनस होगा तो 37x बराबर हो जाएगा, 37x बराबर 2756.5, ठीक है। तो यहाँ से x हो जाएगा 2756.5/37, ठीक है। भाग दीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा 74.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ट्रेन जो है बी से ए की ओर जो आ रहा है उसका चाल 74.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 74.5 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि देखिए सीता जो है 35,000 रुपया का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से लेती है। 2 वर्ष में 2 समान किस्तों में, अर्थात प्रत्येक वर्ष के अंत में एक किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे किस्त वाला सवाल है और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो किस्त कैसे निकालेंगे, यानी प्रत्येक किस्त का किराया ब्याज निकालने के लिए तो टोटल जो मूलधन है वो 35,000 है, ठीक है। दर कितना है, तो दर जो है वो 10% है, 10% है, तो इसका होल वैल्यू निकल जाएगा 1/10, 1/10। तो इसमें यानी 10 से 11 हो रहा है, कोई भी वस्तु 10 से 11 हो रहा है, तो 2 वर्ष है तो दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, ये प्रथम वर्ष का है।
और ये दूसरे वर्ष का है, ठीक है, 2 वर्ष का हो जाएगा। तो दोनों वर्ष का मिश्रधन देखेंगे समान है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 121 है और यहाँ पे 11 है, तो 121 जो है इसको बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए इसमें 11 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर इसमें 11 से गुना करेंगे तो इसमें भी 11 से गुना करेंगे, इसमें भी 11 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, यानी टोटल 210 हो जाएगा, टोटल 210 हो जाएगा। और यहाँ से ये दोनों का योग जो है 121 और 121 तो हो जाएगा, यानी 2 4 2, इन टोटल मिश्रधन जो हो जाएगा 242, और टोटल मूलधन का मान रेशियो में 210 हो जाएगा। मूलधन का 210 बराबर दिया गया है 35,000 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग रेशियो निकालेंगे, यानी यहाँ से कितना गुना है, तो यहाँ से 27, 7 5 35, 500, तो 500/3 यानी 500/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे करा कि प्रत्येक किस्त कितना है, तो 121 है, यानी एक किस्त का मान 121 है। तो 121 गुने 500/3 करेंगे, 121 गुने 500/3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है टोटल जो आपका मान आ जाएगा वो 20,166.67 हो जाएगा। तो इसको आप लोग मान सकते हैं 20,167 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20,167, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा 20,167, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, ठीक है। मान चलिए टोटल आय जो है 100 रुपया है, इसमें खर्च जो है कितना कर रहा है, तो 68 रुपया खर्च कर रहा है। और बचत कितना हो रहा है, तो बचत यहाँ पे 32 हो रहा है, 68 खर्च कर रहा है, तो 32 जो है बचत हो रहा है, ठीक है। फिर करा कि यदि उस 15% उसकी आय में 68% खर्च करती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि करते हैं, यानी आय 100 है, इसमें 15% की वृद्धि करेंगे, 15% का वृद्धि करेंगे तो 115 हो जाएगा, ठीक है। आय में 15% की वृद्धि करते हैं और व्यय में 10% का वृद्धि करते हैं, यानी खर्च जो है इसमें 10% का वृद्धि करेंगे, तो यानी 68 का 10% हो जाएगा, यानी 4 2 6.8, यानी 6.8 हो जाएगा। तो इसमें 68 में 6.8 जोड़ेंगे तो 74.8 हो जाएगा, यानी अब टोटल आय जो है 115 है और खर्च हो रहा है 74.8, ठीक है। तो बचत कितना हो जाएगा, तो 115 में से 74.8 माइनस करेंगे तो बचत हो जाएगा 40.2 जो है बचत हो जाएगा, ठीक है। पहले बचत हो रहा था 32 रुपया, लेकिन अब जो है आय बढ़ने से, यानी 15% आय बढ़ने से बचत हो रहा है 40.2। तो कह रहा है कि बचत का जो है प्रतिशत कितना बढ़ा है, तो बचत यहाँ से देखिए 8.2% बढ़ा है, 8.2% जो है वो बचत बढ़ा है। बचत कितना पर बढ़ा है, तो 32 पर बढ़ा है, तो 32 नीचे हो जाएगा गुने 100, यहाँ से प्रतिशत निकल जाएगा 25.62 जो है इसका प्रतिशत निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, देखिए पहले 100 रुपया आया था तो 68 खर्च हो रहा था और 32 बचत हो रहा था। फिर आय जो है वो 15% बढ़ गया है, तो 115 हो गया है, और खर्च भी 10% बढ़ गया है, तो खर्च 74.8 हो गया है। तो बचत जो है, बचत 115 में से 74.8 घटाएंगे, यानी आय में से खर्च घटाएंगे तो यहाँ पे बचत निकल जाएगा। तो बचत जो है वो कितना बढ़ा है, तो 8.2 बढ़ा है। यही प्रतिशत में आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 8.2 बटे 32 गुने 100 हो जाएगा, 25.62% बढ़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पाई चार्ट वाला है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि परिवार में वास्तव में किराने और बिजली दोनों पर इतना रुपया खर्च हो रहा है, यानी किराने और बिजली पर जो है वो 18,875 रुपया खर्च हो रहा है, ये खर्च है, ठीक है, खर्च हो रहा है। किराने और बिजली के लिए बजट राशि और किराया और बिजली पर खर्च किए गए राशि के बीच अंतर क्या हो जाएगा, यानी खर्च दिया गया है तो हम लोग यहाँ से आय निकाल लेंगे। टोटल आय 58,000 है, तो यहाँ पे देखिए जो है किराना कहाँ है, तो किराना यहाँ पर है, किराना 20% है, और जो है बिजली कहाँ है, तो बिजली यहाँ पर है 19%। तो किराना और बिजली को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39%, यानी 58,000 का 39% यहाँ से हम लोग निकालेंगे। टोटल आय जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल आय यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, तो टोटल आय जो है निकल जाएगा, यानी 22,620 टोटल आय है, और खर्च हो रहा है 18,875, यानी 18,875 जो है खर्च हो रहा है। तो इस दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा बचत, ठीक है। तो 37,45 जो है बचत निकल जाएगा, ठीक है। इतना रुपया का जो है अंतर हो रहा है,
3745 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है कि 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से चल रही है। यानी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के विपरीत दिशा से चल रही है, तो दोनों का लंबाई भी जुट जाएगा और दोनों का चाल भी जुट जाएगा। तो 230 प्लस 270 बटे दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 4 8 10 4 4 8 1 9 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा यहाँ से। तो 0 7 3 10 2 2 4 1 5 500 मीटर हो गया टोटल। 90 गुने 5 ऊपर में आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से 18 पंचे 90, 5 25 25 दूना 50, तो यहाँ से 20 सेकंड निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 सेकंड हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ए और बी का अनुपात, अंकों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, उसके बाद बी और सी का 4:5 है। तो करा कि यहाँ पे देखिए बी और बी दोनों जगह बी सेम है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, करा सी और ए के अंकों के बीच अंतर 3 है और 30 है। सी और ए के अंकों के अंतर जो है वो 30 है, तो सी 5 है और ए 3 है, लेकिन रेशियो में अंतर 2 है। इसी 2 का मान जो है वो 30 दिया गया है, इसी 2 का मान 30 दिया गया है, तो एक का मान यहाँ हो जाएगा, एक का मान 15 हो जाएगा। तो करा कि बी को कितने अंक प्राप्त हुआ, तो बी का रेशियो 4 है, बी का रेशियो 4 है, तो 15 गुने 4 हो जाएगा, 15 गुने 4 तो 60 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिका से। ठीक है, कह रहा है कि किस वर्ष पी और क्यू प्रकार की कारों की कुल उत्पादन आर और एस प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के बराबर है। इन पी प्लस क्यू का कुल उत्पादन आर प्लस एस के उत्पादन के बराबर है किस वर्ष। तो दोस्तों इसको जब ऑप्शन से इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बनाने में अच्छा है। ठीक है, इन कम समय में जो है ऑप्शन से बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हम लोग जो है संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1993 है। ठीक है, तो 1993 यहाँ पर है। तो पी और क्यू कहाँ है, तो पी और क्यू दोनों का योग हो जाएगा, तो 21 और 12 2 1 3 और 2 1 3। ठीक है, 33 हो जाएगा पी प्लस क्यू। ठीक है, उसके बाद करा कि आर और एस, तो आर यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, तो 20 और 13 को भी जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 20 और 13 33 हो जाएगा, जो कि आर प्लस एस का योग है, आर प्लस एस का योग है। ठीक है, तो दोनों का योग जो है वो बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 66 है, 50 विद्यार्थी है और सबका औसत 66 है। ठीक है, कुल विद्यार्थी में से 40% लड़कियां हैं। देखिए 50 में 40% लड़कियां हैं। ठीक है, यानी 40% लड़की है, तो मतलब लड़की की संख्या 20 है, तो यहाँ से लड़का हो जाएगा, हाँ 50 में से 20 माइनस होगा तो लड़का 30 हो जाएगा, लड़की 20 है तो लड़का 30 हो जाएगा। ठीक है, और कुल छात्रों का योग औसत जो है 50 गुने 66 है, कुल छात्र का औसत 50 गुने 66 है। ठीक है, चलिए कह रहा कि लड़की 40% है और शेष लड़के हैं, तो लड़कों का औसत प्राप्तांक और लड़कियों की तुलना में 20% कम है, यानी जो लड़का है उसका औसत लड़कियों से 20% कम है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या हो जाएगा, तो लड़की 20 है तो लड़की यहाँ पे 20 लेंगे। ठीक है, और इसका जो है औसत x मानेंगे। ठीक है, प्लस लड़का 30 है तो 30 लिखेंगे, और लड़का का जो औसत होगा वो लड़की से 20% कम है, तो लड़की x है तो लड़का 0.8x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लड़का का जो औसत है वो 20% कम है, तो इसलिए 20.8 दिए, यानी 100 से 20 माइनस करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, और इस सब का औसत जो है वो कितना है, तो 50 गुने 66 है, इस सभी का औसत 50 गुने 66 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 20x। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ से हो जाएगा अतिरिक्त 24, दशमलव से 0 हो जाएगा, दशमलव से खत्म, यानी अतिरिक्त 24 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 3300 हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यानी 44x बराबर 3300, 11 चौक 44, 11 33, फिर 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, 5 से 20, यानी x का मान यहाँ से निकल गया 75, x का मान 75 हो जाएगा। ठीक है, लड़की का औसत 75 है। ठीक है, लड़की का औसत 75 है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि लड़कियों का औसत, तो 75 हो जाएगा। ठीक है, लड़की का औसत 75 हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका
अब बी हो जाएगा, 1 मिनट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेपर कटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 6 जो है फिगर दिया गया है, यहाँ पर भी 6 फिगर दिया गया है। तो पहले यहाँ पे जो है लाना है, यहाँ पे जो है टोटल 8 फिगर है, ये टोटल 8 कट लगा हुआ है। तो यहाँ पर 8 है तो इसमें भी 8 होगा। ठीक है, जब इसको ऊपर कीजिएगा यानी यहाँ से ऊपर होगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी 8 + 8 16 है, तो ऊपर में भी 16 फिगर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये दोनों वर्ग है, तो ये दोनों वर्ग भी जो है यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा वर्ग, यहाँ पे होगा। फिर इसको जब ऊपर ऐसे उल्टाइएगा तो यहाँ पे भी वर्ग होगा, यहाँ पर भी वर्ग होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। जो नीचे है यानी जो नीचे की लकीर के सामने है तो नीचे की लकीर के सामने इधर भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, जो यहाँ पर है बीच में है वो यहाँ पर भी बीच में होगा और यहाँ पर भी बीच में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जब देखिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पहले इस भाग को यहाँ पे पलटिएगा तो यहाँ पे 6 फिगर आएगा, फिर इस दोनों को यहाँ पे पलटिएगा तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 इसमें और 12 इसमें, दोनों मिला के 12 हो जाएगा। ठीक है, 24 फिगर जो है दोनों में बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कराकी चिन्ह बदलने के लिए कौन सा चिन्ह रखें जो कि आंसर आ जाएगा, कौन सा चिन्ह बदलने पर जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 41 है, मान के चलिए कोई ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर बी से चलते हैं हम लोग। 41 है, प्रथम है गुना, तो गुना देंगे, फिर 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 दिए, फिर चिन्ह के स्थान पर जो है जोड़ है, दूसरा नंबर तो जोड़ देंगे, फिर 36 है, उसके बाद भागा है, फिर 6 है। ठीक है, उसके बाद माइनस है 57। ठीक है, उसके बाद बराबर है, देखिए इसके बाद बराबर है, माइनस के बाद बराबर है तो बराबर दिए। ठीक है, 57 के बाद 7 है। ठीक है, उसके बाद गुना है 4, उसके बाद देखिए जोड़ है तो जोड़ देंगे 3। ठीक है, चलिए सभी को गुना भाग करते हैं तो जो 36 हो जाएगा, और 41 × 2 तो हो जाएगा 82 + 6 - 57 बराबर 7 × 28 + 3। ठीक है, चलिए यहाँ से दोनों का जो है देखते हैं बराबर हो रहा है कि नहीं। तो 6 2 8 88 हो जाएगा, 88 में से 57 माइनस करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो 8 में से 7 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और इधर भी 31 है, यानी दोनों बराबर हो गया है। ठीक है, दोनों बराबर हो गया है, मतलब ये सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहा है कौन असंगत है, नहीं कौन जो है असंगत है। ठीक है, देखिए प्रथम ऑप्शन है 15 63, फिर है 23 123। ठीक है, 8 है 26 है, फिर 3 है और 7 है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर में से 1 माइनस हुआ है, और ये 4 का क्यूब में से 1 माइनस हुआ है। ठीक है, 4 के स्क्वायर में से 1 कम हुआ है और 4 का क्यूब में से 1 कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 के स्क्वायर में से 2 माइनस हुआ है, और यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब में से 2 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 2 का 1 मिनट 3 का स्क्वायर में से 1 माइनस हुआ है। ठीक है, और ये 3 का क्यूब में से 1 माइनस हुआ है। ठीक है, ये देखिए 2 का स्क्वायर में से 1 माइनस हुआ है, 2 का स्क्वायर में से 1 माइनस हुआ है, और 2 का क्यू में से 1 माइनस हुआ है। ठीक है, तो सभी में क्यू है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर में से 1, सभी में 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है और यहाँ पर भी 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि असंगत है। सभी में स्क्वायर और क्यू में से 1 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में स्क्वायर और क्यूब में से 2 घट रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो असंगत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि 569, देखिए क्वेश्चन है 569 526 483 440 फिर 397, आगे की संख्या जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब घटाइएगा 9 में से 6 गया 3 और 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो 43 माइनस हुआ है, यहाँ भी 6 में से 3 गया 3, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पर भी 43 माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 43 माइनस हुआ है, और यहाँ पर भी 43 माइनस हुआ है, तो आगे भी जो है वो 43 माइनस होगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 3 354 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो फिगर में दिया गया है, देखिए जो फिगर दिया गया है इसमें से कौन सा फिगर जो है ऑप्शन में दिया गया है। जो फिगर है यहाँ पे देखिए, जो पिक्चर दिया गया है इस पिक्चर में से कौन सा पिक्चर काट के जो है इस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जब एक देखिएगा, ऑप्शन नंबर एक, तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो देखिए ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को जब यहाँ पे मिलाइएगा, 1 मिनट, इस प्रकार जो है मिलाइएगा। ठीक है, ये इस प्रकार आया है, फिर ऐसे कट होके ऐसे गया है। ठीक है, फिर ऐसे हो गया है। ठीक है, फिर ऐसे करके ये जो है इस प्रकार जो है मिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 56 है, 8 है और 15 है। ठीक है, फिर 32 है, 16 है और 18 है। यानी इन दोनों का संबंध जो होगा वही ऑप्शन वाला, यानी वही ऑप्शन में भी संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब 15 में से 8 घटाइएगा तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और बीच वाला संख्या से गुना कीजिए। तो बीच वाला संख्या 8 है तो 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56, यानी 56 हो रहा है। तो यही रूल यहाँ पर भी लागू करेंगे। तो 18 में से 16 घटाएंगे तो 18 से 16 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 18 में से 16 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बीच वाला संख्या 16 है तो 16 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 32 हो रहा है। मतलब ये भी रूल, इन दोनों का रूल सेम है। तो यही सेम रूल किस ऑप्शन में फॉलो करेगा, चलिए देखते हैं। ये सेम रूल जो है किस ऑप्शन में फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे देखिए 66 है, 6 है और 17 है। 66 6 17, तो 17 में से 6 माइनस कीजिए तो हो जाएगा 11। ठीक है, और बीच वाला संख्या से गुना कीजिए, बीच वाला संख्या 6 है तो 11 6 के गुना करेंगे तो 66 हो रहा है। मतलब ये रूल सेम फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले सभी संख्या को गिनना होगा। टोटल जो संख्या है वो कितना है, तो टोटल संख्या 21 है। ठीक है, और इसका आंसर जो है इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है। टोटल संख्या 21 है, या तो ये 3 का जोड़ा लगेगा या तो ये 7 का जोड़ा लगेगा। ठीक है, या तो 3 का या तो 7 का जोड़ा लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा MON यहाँ पे एक छोड़ा गया है, फिर N के बाद जो है देखिए यहाँ पे O है, जो J है, मतलब ये 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, ये 7 का जोड़ा ही लगेगा। तो हम लोग ऑप्शन में से ही कैसे बनाएंगे, देखिए ऑप्शन से ही उठा के बनाएंगे। देखिए यहाँ पर M है और कहाँ है M, तो यहाँ पर भी M है। तो M है, तो M से पहले क्या है, यहाँ पे देखिए M से पहले O है, मतलब यहाँ पे M से पहले O होगा तो यहाँ पे O डालेंगे। ठीक है, तो OMON हो जाएगा। फिर देखिए कहीं पर N है तो N यहाँ पर भी है, लेकिन आगे संख्या पता नहीं। N यहाँ पर है, देखिए N यहाँ पर है, आगे संख्या भी दिया गया है OJ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और आगे संख्या J के बाद O है, तो J के बाद O है, यानी 7, ये 7 जो है पॉइंट मिल गया है। सेम इसी प्रकार जो है आगे बढ़ेगा, यानी 7 के बाद फिर जो है दोबारा इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे O है, M है, O है, N है, तो यहाँ पे हो जाएगा OJO हो जाएगा। फिर आगे है OM है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ON। देखिए यहाँ से ON लेंगे, यहाँ से ON लेंगे, फिर O है, फिर यहाँ से J लेंगे। ठीक है, यहाँ से J लेंगे। ठीक है, फिर OM है और OM के बाद O है, तो यहाँ पे भी O देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो बना है O बना है, यहाँ पे O लेंगे, फिर यहाँ से O लेंगे, फिर J लेंगे, O लेंगे, फिर यहाँ से ON लेंगे, ON लेंगे, फिर J लेंगे और O लेंगे, J लेंगे, फिर O लेंगे। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए OOJOONJO, इन डबल O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 मिनट, यहाँ पर भी हो जाएगा डबल O, 1 मिनट, यहाँ तक मिल गया है। ठीक है, यानी इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी विधि से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कौन असंगत है, कौन असंगत है। देखिए O है, R है, फिर T है और N है। तो O से R और T से N, तो यहाँ पे देखिए O से T बना है, इसमें 5 जोड़ा गया है, फिर R से N बना है तो इसमें 4 माइनस हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में J है, M है, O है और H है। तो J से O बना है, J से O बना है तो यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, और M से H हुआ है, मतलब यहाँ पे 5 माइनस हुआ है। देखिए यहाँ पे 5 जोड़ा गया है और यहाँ पे 5 माइनस हुआ है। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन और देख लेते हैं,
सी नंबर ऑप्शन, बी है, ई है और जी है, जेड है। तो बी से जी बना है, बी से जी बना है यानी इसमें 5 जोड़ा गया है। ई से जेड बना है तो यहाँ पे 5 माइनस हुआ है, मतलब नीचे 5 जुड़ाएगा यानी प्रथम संख्या में 5 जुड़ाएगा और दूसरी संख्या 5 माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 माइनस हो रहा है यानी ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट है कह रहा है कि इस पैटर्न पर जो है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जी है, बी है, आई है, ई है और एल है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी से आई बना है और आई से एल बना है, तो यहाँ पे जी में कितना जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा। फिर आई में 3 जोड़ेंगे तो जो है एल हो जाएगा। उसी प्रकार बी में जो है कितना जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, तो बी में 3 जोड़ेंगे, बी में 3 जोड़ेंगे तो जो है ई हो जाएगा। और ई में कितना जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा, तो ई में जो है 9 जोड़ेंगे, ई में 9 जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार जो है जो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पर जो है पहले 2 बढ़ रहा है फिर 3 बढ़ रहा है, फिर दूसरे नंबर ऑप्शन जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है इसमें जो है पहले 3 बढ़ रहा है फिर 9 बढ़ रहा है। तो चलिए ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लीजिए। तो ओ है, जे है, क्यू है, एम है, टी है और भी है। तो ओ से क्यू बना है, ओ से क्यू बना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है। फिर क्यू से टी बना है तो यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 जोड़ा गया है। फिर देखिए जे से एम बना है तो जे से एम बना है तो यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, जे से एम बना है तो यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। ठीक है, एक मिनट, जी के बाद यानी बी के बाद सी डी ई, ठीक है 3 जोड़ा गया है तो यहाँ पे भी 3 जोड़ा गया जाएगा। फिर उसके बाद एम में जो है 9 जोड़ा जाएगा, एम में, ठीक है एम में 9 जोड़ा जाएगा तो जो है एल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, इसका जो है आंसर जो है सी दिया गया है, लेकिन ऑप्शन देखना पड़ेगा कहाँ पर जो है त्रुटि हो रहा है। देखिए इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए 39 क्वेश्चन है, पता मिलाते समय आरडी को रोड और एसटी को स्ट्रीट के रूप में मानना किस प्रक्रिया का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा मानकीकरण, मानकीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि शहर के नामों को मिलान करते समय पिन कोड का उपयोग क्यों सहायक होता है, शहर के नामों को मिलाते समय पिन कोड का उपयोग क्यों सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या एक ही नाम वाले विभिन्न स्थानों के बीच अंतर करने में मदद करता है, या एक ही नाम वाले विभिन्न स्थानों के बीच अंतर करने में मदद करता है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है टेस्ट नंबर 7 का सारे क्वेश्चन जो है सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेट नंबर 18 जो है वो जल्द से जल्द अपलोड हो तो सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में सेट नंबर 18 लिखकर जो है कमेंट कीजिएगा। और जो भी साथी बैच लेना चाहते हैं वो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पर जो है सारा डाटा जो है मिल जाएगा जो किस प्रकार बैच आपको लेना है। ठीक है, तो जो भी साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।